नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके अंतर्गत 17 बिंदु हैं जो वर्ष 2030 तक पूरे होने चाहिए, ताकि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने वर्तमान के जीवन को संतुलित तरीके से जी सकें और सुखद समृद्ध जीवन का आनंद लेते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के सुरक्षा की बात कर सकें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुल 17 हैं। इन सभी 17 बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। इसका लक्ष्य क्रमांक 1, जिसको मुख्य रूप से यह बताया गया है कि किसी भी स्थिति में गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सभी रूपों में सभी जगह से गरीबी को समाप्त किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार या जीवन यापन के जो सूचकांक हैं उनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आनुपातिक तौर से गरीबी को कम करना, धीरे धीरे उसको समाप्त करना और सामाजिक सुरक्षा को संरक्षित करना, ये प्रथम लक्ष्य के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता आर्थिक आधार पर पूरी की जा सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य होगा। जब इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी तो लक्ष्य क्रमांक 2 की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी तरह से व्यक्ति भूख से ग्रसित ना हो, भूख से किसी की मृत्यु ना हो और किसी भी तरह से उसके शारीरिक विकास में भूख अवरोध ना पैदा करे। इसके लिए आवश्यक है कि टिकाऊ और कृषि व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उत्पादन है, खेतों की क्षमता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जब भुखमरी नहीं होगी तो कुपोषण भी नहीं होगा। यानी मुख्य रूप से कृषि को समृद्ध करते हुए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए कुपोषण की समस्या को नष्ट करना, भुखमरी को खत्म कर देना, टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना, ये इसके लिए मुख्य रूप से लक्ष्य के हिस्से हैं, जिनको कि 2030 तक पूरे करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और उस पर पूरा विश्व और हमारा देश ठीक तरीके से काम कर रहा है। लक्ष्य क्रमांक 3 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो प्राथमिक रूप से ऑब्जेक्ट लिए गए हैं वो ये कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो सके, अच्छा स्वास्थ्य हो, खुशहाल जीवन हो और जब व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य ठीक होंगे तो निश्चित रूप से उसके कार्य की जो क्षमता है, उसकी जो उत्पादकता है, वह ज़्यादा बेहतर होगी। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क को जन्म देता है या पोषित करता है, इस बात को भी हम मान सकते हैं। इसीलिए इस बात पर बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है कि स्वास्थ्य के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करना, बच्चों की मृत्यु दर को रोकना, उनकी होने वाली मौतों को किस तरह से रोका जा सकता है, जो संचारी रोग या संक्रमित रोग हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक तरीके से बढ़ावा देना, ये जीवन प्रत्याशा को ठीक तरीके से स्थापित करना, जिसके लिए टीकाकरण दर, ठीक पोषण आहार, स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण और खुशहाली की दशाएं यदि यह होती हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा आधार और परिवेश मिल सकता है। अगले लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं तो ये गुणवत्ता की शिक्षा की बात करता है। देखिए, जो क्रमबद्धता है उसमें हम देखते जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अच्छी शिक्षा होगी, समावेशी शिक्षा होगी, समतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सुनिश्चितीकरण किया जाएगा, तो इससे आजीवन सीखने के जो अवसर हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक
और किफ़ायती शिक्षा शासन की मुख्य नीतियों के अंतर्गत आती है। हम भारतीय परिवेश की यदि बात करें तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, उसमें इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के साथ, माध्यमिक शिक्षा स्थानीय स्तर के संसाधनों और कौशल विकास के साथ देते हुए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की यदि बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को हम मान सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार समर्पित है और उस लक्ष्य के लिए हम कुछ काम करने के लिए आधार बना पा रहे हैं। साक्षरता दर, सकल पंजीयन क्रमांक या सकल पंजीयन दर, यहाँ तक कि डिजिटल शिक्षा की इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो उसकी पहुँच दूर दूर तक होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि हम ऑनलाइन माध्यम से कुछ निश्चित मात्रा में शिक्षा लोगों तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ओपन यूनिवर्सिटीज़ का संचालन किया जाना, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में शिक्षा की व्यवस्था करना, ये इसके मुख्य साधन हो सकते हैं जिससे आपकी शिक्षा आपके द्वार तक पहुंच जाती है और वो व्यक्ति जो अपने श्रम कार्य के कारण, नौकरी के कारण, अन्य व्यस्तताओं या मजबूरी के कारण या आयु अधिक हो गई, पढ़ नहीं पाए हैं पर अब पढ़ना चाहते हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन यदि उनको उच्च शिक्षा में आना है तो उसकी पहुंच भी डिजिटल माध्यम से हो सकती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से हो सकती है। अगले बिंदु की हम बात करते हैं लक्ष्य क्रमांक 5, जहां पर लैंगिक समानता की बात होती है। ये लैंगिक समानता की बात इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है क्योंकि समाज में यदि हमको समरसता लानी है, समान अधिकार और सशक्त बनाने की बात करनी है तो जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बात करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। किसी भी तरह से लैंगिक भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने सबको समान रूप से अवसर दिए हैं। हमारा संविधान भी इस बात को विशेष रूप से कहता है और साथ ही साथ जब हम संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं उसके साथ ही साथ मानवाधिकारों की बात करें, और बहुत पहले एक व्याख्यान में मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया था कि ये सब बातें प्राकृतिक न्याय व्यवस्था पर केंद्रित हैं, तो प्रकृति भी इस बात को विशेष रूप से कहती है कि किसी भी तरह से लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। समान रूप से सबको अवसर मिले, भेदभाव समाप्त हो, हिंसा को खत्म किया जाना चाहिए, नेतृत्व, शिक्षा और रोजगार में सबको सुनिश्चित अवसर मिलें। इस बात के लिए आवश्यक है कि महिलाओं और लड़कियों की भूमिका, उनका अनुपात, उनकी कार्यदशाएँ, उनको सम्मान की स्थिति, उनको बढ़ावा देने की स्थिति, ये विशेष रूप से कैसे हासिल की जा सकती है, इस पर कार्य होना चाहिए जो निरंतर चल रहे हैं। विभिन्न रोजगार में, नेतृत्व में उनके लिए जो निश्चित रूप से प्रतिशत आरक्षण के आधार पर प्रदान किया गया है, भारतीय परिदृश्य की यदि हम बात करें तो एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पर महिलाओं को भी आगे बढ़ने की बात की जाती है। और अब इससे भी बहुत आगे बढ़कर एक और बात होने लगी है जहाँ हम ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर की बात करते हैं। लैंगिक समानता में किसी भी लिंग को, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो या अन्य लिंग की बात करें, इनको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना है, सबको समान अवसर देना है। अगला बिंदु लक्ष्य क्रमांक 6, जिसमें स्वच्छ जल की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है। जीवन जीने के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छा पोषण और स्वच्छ जल। इसके साथ ही साफ सफाई से युक्त प्राकृतिक परिवेश। ये जो लक्ष्य क्रमांक 6 है उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो स्थायी प्रबंधन है वह किस तरह से काम करे, सबको शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मुहैया हो सके, पहुंच सभी लोगों तक हो, जल प्रदूषण को कम किया जाए, जलीय संरक्षण की बात की जाए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना हमारे कार्य के साथ ही साथ हमारी आदत में आ जाए। यदि ये हो सकता है तब निश्चित रूप से माना जा सकता है कि स्वच्छ जल तक पहुंच सभी की हो रही है। सफाई हमारी आदत में आनी चाहिए। कोई भी कार्य, जीवन जीने की जब शैली आती है तो वह व्यक्ति यदि नैतिक चरित्रों के साथ जोड़ता है तो बेहतर होता है।
कानून का सहारा लेकर के काम करना उतना आवश्यक नहीं होना चाहिए। विधि की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति नीति के आधार पर, विचार के आधार पर और नैतिक चरित्र के आधार पर काम ना करता हो। अगले लक्ष्य में हम बात करते हैं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की। ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में, हर तरह के कार्य को करने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। यदि हम ऊर्जा के दोहन की बात करें तो प्रकृति में कई तरह के सोर्स हैं, संसाधन हैं, लेकिन सबकी सीमितताएं हैं। इस बात पर विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है कि हम उन संसाधनों का दोहन इस तरह से करें कि हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो संसाधन भंडार खत्म हो जाए। इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता हमको महसूस करनी चाहिए, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, आणविक ऊर्जा हो, या ऊर्जा के किसी भी स्वरूप की हम बात करें जिसको हम फिर से पैदा कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे हमारा भंडारण खत्म ना हो रहा हो। कोयला, तेल, पेट्रोलियम, इन सब की सीमित मात्रा है। इसकी जगह अन्य ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति पर आधारित हैं उनको हम खोजने की और इस्तेमाल करने की आदत डालें। तो निश्चित रूप से जब नवीनीकरण करते हुए ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा में दक्षता आएगी, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधनों को सुरक्षित रख पाएंगे। अगले लक्ष्य क्रमांक 8 की यदि हम बात करते हैं, ये उसी श्रृंखला में आगे बढ़ने वाला कदम है। इन सब चीज़ों के साथ हम आर्थिक विकास की बात करते हैं। सबको अच्छा कार्य मिलना चाहिए, रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए और यह सतत और समावेशी हो, टिकाऊ हो। केवल आज का विकास ना हो, वरन यह सतत विकास हो, आने वाले समय के लिए भी विकास की श्रेणी में रहे और पर्याप्त रोज़गार सबको मिल सके। इसके लिए हम कितना बढ़ावा दे सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना और युवाओं को रोज़गारी के साथ जोड़ना ताकि उनकी बेरोज़गारी खत्म हो सके, यह इस बात के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं और इससे युवा रोज़गार दर में वृद्धि होगी। अगले बिंदु की ओर हम आते हैं, लक्ष्य क्रमांक 9। हमको बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उद्योगों में नवाचार की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबल तरीके से बुनियादी ढांचे को निर्माण करने की आवश्यकता है। समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और इसके साथ ही साथ हम ये खोजने की कोशिश करें कि क्या नए आविष्कार करते हुए हम नए तरह से कुछ काम कर सकते हैं। यानी गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा तो हो, लेकिन उसमें कुछ नवाचार भी होना चाहिए और नवाचार ऐसे हों जो विकास की बात करता हो, जो समगतिशील विकास की बात करता हो, जो सार्वभौमिक विकास की बात करता हो, जो सबके लिए विकास की बात करता हो। और सबके विकास की जब बात आती है तो उसकी पहुंच का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उस तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए या नए आविष्कारों की आवश्यकता महसूस होती है तो उनके लिए भी हमको आगे आना चाहिए। इस तरह से औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास रोजगार तक पहुंचाकर हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच बनाई जा सके, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। लक्ष्य क्रमांक 10 की हम बात करते हैं, जिसको इस नाम से जान सकते हैं कि असमानताओं में कमी करनी है, चाहे वह देश के अंदर हो या देशों के बीच में हो। किसी भी तरह से कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। गरीबी अमीरी की कोई खाई ना हो। सामाजिक स्तर पर किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा ना समझा जाए। आर्थिक संपन्नता और विपन्नता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में विनिमय में सुधार हो। आय वितरण के सूचकांक पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वित्तीय समावेशन दर को ठीक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आर्थिक सुधार निरंतर लागू हैं। इनके जो विभिन्न कार्यक्रम शासन के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन पर जो शोध हो रहे हैं
उन पर हमको विस्तार से कार्य करना है और विभिन्न व्याख्यानों में हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए अगले लक्ष्य की बात करें। लक्ष्य क्रमांक 11, टिकाऊ शहर और समुदाय। इसके जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो ये है कि शहरों को समावेशी बनाना है, सुरक्षित बनाना है, लचीला और टिकाऊ बनाना है। यानी जब व्यक्ति गांव से शहर की ओर आता है और शहरीकरण की बात करते हैं, शहरी ढांचा आता है, तो वहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो व्यक्ति वहाँ पर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य किन्हीं आवश्यकताओं के लिए प्रवर्जित होकर पहुँच रहे हैं, उनके जीवन को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के जो आधारशिला है उसके साथ उनको अवसर मिलने चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों का जहाँ तक हो सके सुधार हो, आबादी कम हो, झुग्गी झोपड़ियों की आवश्यकता ही महसूस ना हो। शहरी नियोजन में इस तरह का सुधार किया जाना चाहिए कि कभी आपदाएं आती हैं तो उनका प्रबंधन ठीक तरीके से हो सके। सभी लोगों के लिए आवास, वायु की गुणवत्ता और स्वच्छ पेयजल, इन सब की उपलब्धता हो सके। अगले लक्ष्य में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की। पहले भी मैंने आपसे बात की है कि जब हम उत्पादन और उपयोग की बात करते हैं तो उपभोग ऐसा होना चाहिए कि हम जिम्मेदारी के साथ करें, यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उतना ही हम उपभोग करें। अतिरिक्त लेकर के कोई ऊर्जा हो, अर्थव्यवस्था हो या अन्य कोई भी संसाधन हो, वो नष्ट ना हो सके, उसका दुरुपयोग ना हो, चाहे पेड़ हों, पानी हो, भूमि हो, कृषि उत्पाद हों या अन्य वस्तुएं हों, सब सीमित मात्रा में होती हैं। इसलिए हमको उपभोग सोच समझ के करना चाहिए और जहाँ तक कोशिश हो सके रिसाइकलिंग जिनका हो सकता है उनको हम इस्तेमाल करें। प्राकृतिक संसाधनों में उन चीज़ों को देखें जिनको पुनर्स्थापित, पुनर्उत्पादित किया जा सकता है और रिसाइकलिंग की व्यवस्था जहाँ पर होती है उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरह से समझ पैदा करें और लोगों तक पहुँचाने की बात करें। उस सामाजिक सरोकार में प्रत्येक विद्यार्थी को इसीलिए समाज के अंदर जाकर के कुछ कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो उच्च शिक्षा इस बात को मानती है। लक्ष्य क्रमांक 13 में हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। आज पूरे विश्व के अंदर में जलवायु में परिवर्तन अचानक कई तरह से देखने को मिल जाता है। भयानक गर्मी, अनायास बाढ़, कहीं सूखा होना, कहीं आंधी तूफान आना, कहीं भूकंप होना, ये सब मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। और केवल मानव जीवन को ही क्यों, प्रकृति को भी, पशु पक्षियों को भी, और पूरी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, सब में उथल पुथल ला देती है। तो ये आपदाएँ क्यों आ रही हैं? जलवायु में इस तरह का क्या परिवर्तन हो रहा है कि आपदाओं से व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है? कई बार रोग या महामारी से भी लोगों को सामना करना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली इस तरह से परिवर्तित हो रही है कि हमने जलवायु को छेड़ा है तो वह आक्रोशित होती नज़र आती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जलवायु में परिवर्तन जो हैं वह कैसे होने चाहिए, बढ़ते हुए तापमान को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यदि क्लोरोफ्लोरो गैस ओजोन परत को डैमेज करती है तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय हों, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को कैसे रोका जा सके, मृदा संरक्षण कैसे हो, इन सारी बातों पर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपदा की तैयारी भी होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को, शैक्षणिक संस्थानों को खुद से तैयार होने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्रमांक 14 की हम बात करते हैं पानी के लिए। पानी के नीचे जो जीवन है, महासागरों में, समुद्रों में, सामुद्रिक संसाधनों में, तालाबों में, नदियों में, हम समुद्र के नीचे के जल या महासागरों के नीचे के जो जीवन है या वहाँ पर जो संसाधन हैं उनका संरक्षण कैसे करें, उनका सतत उपयोग कैसे कर सकते हैं। समुद्री प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है और इसमें विशेष रूप से
जो समुद्री तट हैं, महासागर के तट हैं, इनको हम पॉलीथीन या इस तरह की जो गंदगी है उससे बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरे तटीय संरक्षण के साथ साथ उनके अंदर होने वाली जो स्थितियां हैं उनको भी संरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि महासागरों में अम्लीकरण ना हो सके, समुद्री जीवन बहुत डिस्टर्ब ना हो, मछली या अन्य जो जलीय जीव होते हैं वो बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं जल को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की भी भूमिका में जो इनके योगदान होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मछली या अन्य जलीय जीव के जीवन को संरक्षित करने के पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जल के अंदर के जीवन को तो हम देखते हैं, लेकिन 15वें लक्ष्य में ज़मीन पर जो जीवन है उसको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक और बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल पर रहने वाले जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, इन सब के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे समझें, कैसे उपयोग और संरक्षित करने की बात हो, यहाँ तक कि इनको पुनर्स्थापित करने की भी यदि हमको अपनी भूमिकाओं को देखने की बात आए तो उस पर भी ज्ञान और ज्ञान के संचरण की जो आवश्यकता महसूस होती है। जैसे वनों की कटाई को रोकना, मरुस्थल हैं उनको ठीक तरीके से व्यवस्थित करने की बात यदि हम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की किसी तरह से कमी ना आ पाए, जैव विविधता जो है वो प्राकृतिक संरक्षण को बहुत ठीक तरीके से आधार देती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही आवश्यक है। बंजर भूमि का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने की बात कहें, पानी को रोकने की बात करनी चाहिए। मृदा संरक्षण के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि भूमि का क्षरण ना हो और भूमि की उत्पादक क्षमता कम ना हो, यानी केमिकल्स का कम से कम उपयोग भी करना हमें सीखने की आवश्यकता है। उस पर जो शोध हो रहे हैं निरंतर उस पर भी ध्यान देने के लिए आगे आने की बात है। लक्ष्य क्रमांक 16 इस बात पर जोर देता है कि पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में, प्रत्येक समाज में शांति और न्याय व्यवस्था कैसे तैयार की जाए, मजबूत संस्थाएं कैसे तैयार हों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, किस तरह के सामाजिक परिवेश की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण और समावेशी समाज, इसको बढ़ावा देना है। न्याय की पहुंच सब तक हो सके, सभी के लिए सरल और सुलभ न्याय हो, समय पर न्याय मिल सके, संस्थाओं की जवाबदेही हो, ऐसा माहौल का निर्माण हो जो इस बात को कहता है किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी, कानून के प्रति लोगों के मन में सम्मान पैदा होगा और कर्तव्य के साथ अधिकार की बात होगी, अधिकार की केवल बात नहीं होगी। यानी जब हम मानवीय आधार पर, संवैधानिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे तब अधिकार को समझने की कोशिश की जाएगी और इस तरह से विधि का जो शासन होगा, निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, प्रतिनिधित्व की जो बात होगी, वह एक अच्छे न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सहयोगी होगा। अंतिम जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17 इस बात को कहता है, इस बात पर जोर देता है, इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारी साझेदारी होनी चाहिए। यानी सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, कोई एक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। राज्य दूसरे राज्यों के साथ, राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे का समर्थन बढ़ाएंगे, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा, प्रोत्साहित करेंगे, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी और विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि प्रकृति का संरक्षण करना किसी एक की नहीं वरन सभी की नैतिक भूमिका का हिस्सा है। इस बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूर्ति हो सकेगी, यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारत सरकार ने यह कार्य नीति आयोग के माध्यम से पूरा करने के लिए लक्ष्य दिया है
और नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। सरकार की बारीकी से इस पर नज़र रखी जाती है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है उसका मूल्यांकन भी नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर करता है। किस तरह की रणनीति तैयार होनी चाहिए ताकि हम इस बात को संरेखित कर सकें कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इकाई और प्रत्येक योजना की भूमिका सुनिश्चित करते हुए उस पर यदि प्रत्यावर्ती यानी फॉलोअप करने की भी आवश्यकता है तो उसको भी हम देखें। यानी पहले योजना बनाएं, योजनाओं पर कार्य हो, कार्य के बाद जो क्रियान्वयन हुआ है उसका मूल्यांकन हो, मूल्यांकन के बाद उसका फॉलोअप होना चाहिए और तब जाकर के हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा रास्ता बना पाते हैं। तो ये 2030 तक प्राप्त करने वाले जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, इन पर हमको विस्तार से देखने की आवश्यकता है। इन बिंदुओं का अध्ययन के साथ अनुपालन करना है। मैंने विद्यार्थियों आपसे यह बात भी साझा की हुई थी कि उच्च शिक्षा का महत्व केवल उपाधि प्राप्त करना नहीं है, वरन उपाधि प्राप्त करते हुए ज्ञान को हासिल करना भी है और इसके साथ साथ स्वयं को एक अच्छे नागरिक, अच्छे मनुष्य के रूप में स्थापित करते हुए दूसरों को प्रेरित करने की भी हमारी भूमिका होती है, ताकि हम मानवीय गतिविधियों को इस तरह संचालित करें कि न केवल आज का जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सारा जीवन खुशहाल हो और समृद्ध हो। इसमें तकनीकी का जो इस्तेमाल किया जाना है उसके इनपुट को हम देख सकते हैं। जैसा कि उच्च शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाती है, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की बात की जाती है, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनीकृत ऊर्जा की बात की जाती है, आर्थिक विकास के लिए घरेलू उत्पादों की बात की जाती है, जलीय संरक्षण की बात की जाती है, स्वस्थ जीवन की बात की जाती है। ये वो सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। यदि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि न केवल भारत वरन पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक हासिल कर सकेगा और सभी प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनको न्यूनतम स्तर पर तक ले जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा और इसके साथ ही साथ हम नए उदाहरण दे सकते हैं। उन उदाहरणों में पवन ऊर्जा, कैसे हम वायु से ऊर्जा को तैयार कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना, फसल चक्र को लेना, टिकाऊ निर्माण की बात करना, जल संरक्षण की बात करना, टिकाऊ वानिकी को देना और ऊर्जा के प्रत्येक रूप को अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हुए संदेश देना। आज के व्याख्यान में यह बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके साथ साझा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।